नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश और ये बजट की एक स्पेशल सीरीज है जो हमने शुरू की है बजट और बाजार, जिसमें हम इंडस्ट्री लीडर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ेंगे और आपको बताने की कोशिश ये होगी कि इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या हैं बजट को लेकर वित्त मंत्री से, और खास तौर पे अगर आपके पास उस क्षेत्र के स्टॉक्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए या फिर कौन सी सबसे अट्रैक्टिव बेट है। आज हम रियल एस्टेट सेक्टर पे बात करने जा रहे हैं और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मनोज गौड़ जी, प्रेसिडेंट क्रेडाई एनसीआर के, और साथ साथ सौरभ गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं नो ब्रोकर के। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। और मेरे साथ इस समय शरद अवस्थी जी भी मौजूद हैं, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, हेड ऑफ रिसर्च पीसीजी हैं SMIFS के। शरद जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं मनोज सर आप ही के पास आऊंगा, और क्योंकि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हो, क्रेडाई के आप प्रेसिडेंट हो, इस सीरीज में पहला प्रश्न आप ही से कि वित्त मंत्री से एक्सपेक्टेशन क्या है सर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की इस बजट को लेकर। देखिए, हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भी जो है, जैसा कि हर साल हम अपना रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं बजट के अंदर, ऑल्दो बहुत सारी उम्मीद के साथ जाते हैं, लेकिन पिछले 3-4 बजट में ऐसा देखा गया है कि बजट के अंदर कुछ ऐसा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होता, बट स्टिल डायरेक्टली अपने सेक्टर के लिए नहीं मांग के हम कह रहे हैं कि जो फोकस ऑन द अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का फोकस है वो रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ड्राइविंग फोर्स है। अभी क्या हो रहा है, जो कंप्लाइंस कॉस्ट कह लीजिए या जो भी एनवायरनमेंट कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, उसकी वजह से जो अफोर्डेबिलिटी है वो बड़ी इफेक्ट हो रही है। तो अफोर्डेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, एंड द मार्केट इज वेरी डिफरेंट, जो एनसीआर के अंदर जो मार्केट है, जो बॉम्बे के अंदर जो मार्केट है, तो सबसे पहली डिमांड तो हमारी जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को लेके थी कि उसमें एरिया एज वेल एज कॉस्ट, तो वो फोकस केवल एरिया के ऊपर रहना चाहिए कि आप उसको जो है 90 स्क्वायर मीटर या 120 स्क्वायर मीटर के हाउस को अफोर्डेबल माने। कॉस्ट तो वो हर एक शहर में, मेट्रो में, एनसीआर में भी बड़ी डिफरेंट है। दिल्ली के अंदर जो कॉस्ट है गुड़गांव में अलग है, तो नोएडा में अलग है, नोएडा एक्सटेंशन में अलग है, और बॉम्बे में बिल्कुल अलग है, बॉम्बे में सबर्स में बिल्कुल अलग। तो इसको जो है, एक पहली डिमांड तो ये थी कि इसको जो है वो किया जाए। सेकेंडली, होम बायर के पास कैसा पैसा ज्यादा है, तो होम बायर का जैसे आपका नीचे भी ट्रेंड भी चल रहा है कि उसकी लिमिट, पिछली बार भी हमने कहा था कि जो 2 लाख रुपए की लिमिट है उसको 5 लाख रुपए तक अगर इंटरेस्ट उसका जो है सब्सिडी वो बढ़ाई जाए। एंड सेकेंडली था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस बहुत पहले अफोर्डेबल हाउसिंग को दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, ना तो आरबीआई ने उसका नोट लिया, ना ही उसका फायदा इंडस्ट्री को कुछ हुआ। तो जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रहे हैं, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी भी हमारे को जो बैंकों से जो है लोन मिल रहा है वो भी 12%, 14%। तो अल्टीमेटली द कॉस्ट जो है गोज टू द प्रोडक्ट, और कॉस्ट जो है वो फिर अफोर्डेबल चीज से निकल के वो लग्जरी की तरफ जो है चली जाती है। तो गवर्नमेंट का सारा फोकस जो है अभी हाउसिंग पे है। अभी ये मानना चाहिए, ठीक है, उनके नंबर्स पिछली बार भी बजट में दिखाए थे कि काफी नंबर उन्होंने अचीव करते, बट स्टिल लॉट ऑफ गैप इज देयर। अभी भी जो एक मिडिल क्लास को जो घर चाहिए वो अभी भी उसकी जो है रीच से दूर होता जा रहा है। अगर इसको जो है कुछ बजट के अंदर ये अनाउंस होता है तो डेफिनेटली एक घर जो है, अपना घर बनाना जो है अभी सपना नहीं रहेगा, हकीकत में बदल सकता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पे सरकार का जोर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिले ये मांग है, और साथ ही साथ अगर कुछ सपोर्ट मिल जाए इस समय रियल एस्टेट इंडस्ट्री को तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन आपके पास मैं आता हूं, सौरभ गर्ग जी, आप क्या मानते हैं, क्या इस बार रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ अनाउंसमेंट्स निकल सकती हैं, और क्या इंडस्ट्री को पोस्ट कोविड लॉकडाउन इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है जो आप समझते हैं जो पूरी करनी चाहिए वित्त मंत्री? बिल्कुल रजत जी, तो अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है, मनोज जी ने काफी चीजें उसमें से कवर करी हैं कि काफी इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट था, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा। फिर अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स भी अब बढ़ने लगे हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर हम अगर ईएमआई बाय इनकम का रेशियो देखते हैं वो पिछले 10 साल में लोएस्ट था। तो अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई थी, और इसी वजह से हमें दिख रहा था कि काफी डिमांड बायर्स की आ रही थी। बट बिकॉज अब प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं, चाहे वो बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल है या फिर आपकी ईएमआई बढ़ रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है कि आए। इसलिए सरकार को अभी से एफर्ट्स लेने की जरूरत है। तो टैक्स एग्जम्पशन के बारे में मनोज जी ने बताया, आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट है।
शायद रॉ मटेरियल पे जीएसटी भी आई थिंक एक फैक्टर है जिससे कि हम लोग कॉस्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं बायर के लिए। एक और चीज अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर में क्या हुआ कि मार्च के बाद से जब ऑफिसेस खुलने स्टार्ट हुए तो एकदम से काफी ज्यादा डिमांड मेट्रो सिटीज में वापस आई। और अगर आप पिछले 1.5 साल देखेंगे तो कुछ भी सप्लाई नहीं आई है बिकॉज सारा कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था। तो एकदम से डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ और रेंटल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो हमने देखा कि मतलब सिटीज में 12 से 18% रेंटल इन्फ्लेशन एवरेज था और जो गेटेड सोसाइटीज है उनमें तो 25% से लेकर 40% तक रेंटल इन्फ्लेशन था, जिससे कि जो जो टेनेंट है वो भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ बिकॉज एकदम से रेंटल इतना ज्यादा हो गए। तो आई थिंक कुछ एफर्ट करना चाहिए हमें जिससे कि सप्लाई भी ज्यादा आ सके। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि रेंटल के लिए प्रॉपर्टीज खरीद के सेकंड प्रॉपर्टी ला सकते हैं मार्केट में, उनके लिए भी सरकार को एफर्ट करना चाहिए। स्पेशली रेंटल इनकम जो अभी नॉर्मल इनकम की तरह क्लासिफाई होती है, पूरा इनकम टैक्स लगता है उस पर, अगर उसको आप इनकम टैक्स से अभी हटा सके या कुछ लिमिट तक उसको एग्जेम्पशन दे सके तो रेंटल के लिए काफी यूनिट्स अवेलेबल होंगी और रेंटल इन्फ्लेशन ईज किया जा सकता है। तो आई थिंक काफी एफर्ट करने की जरूरत है जिससे कि ये मोमेंटम जो कंटिन्यू हुआ है आगे भी कंटिन्यू रहे और इंडस्ट्री को ऐसा इम्पेटस मिले। राइट, रेंटल पे तो मैं आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने ही वाला था, वो मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मनोज जी सबसे पहले तो ये बताएं कि इंडस्ट्री की इस समय हालत कैसी है, खासतौर से जो इन्वेंट्री बिल्डअप है ये कैसा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, क्या अभी डिमांड आप देखते हो और प्राइस ट्रेंड क्या बता रहा है स्पेशली एनसीआर के रीजन? देखिए, कोविड के बाद जो है बहुत सारे लॉन्चेस तो कोई नया हुआ नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई जैसे अभी आपने बताया सौरभ ने भी, डेफिनेटली इस टाइम जो है डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है और आने वाले टाइम में ये रेशो बना रहेगा क्योंकि आज की डेट में जो है नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना, देखिए 2016 से पहले और 2016 के बाद इंडस्ट्री में एकदम चेंज आया जो है। नाउ इट्स ए सीरियस बिजनेस। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो फाइनेंशियली क्लोज होना चाहिए। इन एनी केस यू हैव टू कंप्लीट इट। तो ओनली द सीरियस प्लेयर्स आर देयर। जब सीरियस प्लेयर हैं तो वो डेफिनेटली वो नंबर अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कभी एनसीआर के अंदर जो नंबर्स थे, अभी जो पुराना जो भी बैकलॉग था वो ऑलमोस्ट जो है खत्म हो गया इन्वेंट्री के। अगर आप अब किसी भी अच्छे प्लेयर से बात करेंगे तो इन्वेंट्री के नाम पे पुरानी इन्वेंट्रीज जो है अब इसमें बिल्कुल नहीं है। और न्यू लॉन्चेस भी बहुत ही जो है सोच समझ के किए जा रहे हैं और उनका वॉल्यूम भी कम हो गया। हम ही ग्रुप की बात करें कि जहाँ पहले जो है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार फ्लैटों का कोई प्रोजेक्ट जो है लॉन्चेस होते थे, वो नंबर जो है 1/5 या 1 उसमें भी अब वो 500 400 200 इस रेंज में आ गए। तो लॉन्चेस जो है डेफिनेटली जो है कम है। इन्वेंट्री लेवल जो है मतलब बहुत कम है। और पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो सेल्स के अंदर जो सेल एंड रीसेल बोथ काफ़ी ऊपर गया है। रेंटल प्रॉपर्टीज, रेंटल जैसे उन्होंने बताया, रेंटल भी ऊपर आ रहे हैं। रेंटल के ऊपर भी ये डिमांड थी कि रेंटल प्रॉपर्टी को जो है बजट में बढ़ावा मिलना चाहिए और रेंटल के ऊपर भी इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो भी टैक्स के दायरे में थोड़ा सा उसमें भी चेंजेस की जो है वो ज़रूरत है, जिससे मोर एंड मोर जो है लोग प्रॉपर्टीज लें और रेंटल की तरफ जो है उसमें हो जाए। ओके, अब सौरभ जी, जो आप ये रेंटल इंडस्ट्री के ऊपर भी बात कर रहे थे, अभी तक का ट्रेंड क्या बताता है? बिकॉज आपसे बेहतर कौन जानेगा, डेटा क्रंचिंग आपकी कंपनी इतनी जबरदस्त करती है, नो ब्रोकर जिसका नाम है। तो अभी खास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर पोस्ट कोविड लॉकडाउन रेंटल ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं? रजत जी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मार्च के बाद से एकदम से डिमांड एक साथ वापस आई सारे मेजर सिटीज में, क्योंकि कंपनीज ने ऑफिसेस खोलने स्टार्ट करे, लोगों से बोला कि आप वापस आइए, हम लोग ऑफिस से ही काम करेंगे। कुछ जगह हाइब्रिड मॉडल था, कुछ जगह ऑल डेज वर्किंग था। तो एकदम से काफी लोग वापस आना स्टार्ट हुए। और अगर आप देखेंगे कि पिछले 1.5-2 साल में इतनी सप्लाई नहीं आई है क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन स्टॉल्ड था कोविड की वजह से। तो कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था, रेरा ने भी एक्सटेंशन दिया तो सप्लाई नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ काफी ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एकदम से रेंटल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी अवेलेबल थी, हमने मतलब ऐसा देखा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर्टी आप लिस्ट कर रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे में प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही है। तो एवरेज टाइम टू रेंट आउट ड्रास्टिकली कम हो गया। जो पहले 16-17 दिन होता था वो 2 से 3 दिन हो गया, और जो गेटेड कम्युनिटीज है उनमें तो 5 घंटे 6 घंटे में प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही थी।
तो बहुत ज़्यादा एकदम से रेंट इंक्रीज हो गया, स्पेशली एरियाज जो कि ऑफिसेज के पास हैं, आईटी पार्क्स के पास हैं, गेटेड कम्युनिटीज हैं, उनमें उनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई। एंड आई थिंक अभी एक और चीज़ हमने जो देखी कि पहले कोविड के टाइम पे काफ़ी लोग जो कि सबर्ब से काम करने के लिए तैयार थे, कि शहर के बाहर के एरिया से काम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था और फ्लेक्सिबल थे वो उस चीज़ के लिए। नाउ एवरीबडी वांट्स टू वर्क क्लोजर टू ऑफिस, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ गया है एकदम से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ कोविड के टाइम में। तो अभी सब जगह जैम्स लग रहे हैं, तो लोगों को ऑफिस के पास रहना है। तो ये सारे एरियाज में ड्रास्टिक जंप हुआ रेंट्स में, 25 to 40% तक जंप देखा गया। एंड प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही थी, मतलब इस तरह का कि कुछ कुछ एरियाज में कि आप वेट कर रहे हैं पूरा एक एक महीने तक, कोई प्रॉपर्टी ही नहीं आ रही है, बिकॉज एवरीथिंग वाज कंज्यूम्ड वेरी वेरी क्विकली। तो ये पूरा ट्रेंड हमने देखा कि रेंटल में आया। तो क्लियरली काफी जरूरत है रेंटल में सप्लाई इंक्रीज करने की। अच्छी चीज ये है कि अब थोड़ी सी सप्लाई आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन डिलीवरीज जो जो रुके हुए थे, पूरा कंस्ट्रक्शन वो अभी वापस डिलीवरी स्टार्ट हो गई हैं, धीरे धीरे ये ईज आउट हो रहा है। बट मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो हमारा जितना रेंटल डिमांड चाहिए हमको, जितने रेंटल यूनिट्स चाहिए मेजर सिटीज में, उससे तो बहुत कम है हमारे पास। तो अच्छा एक स्टेप हुआ था अभी पिछले 1.5 साल पहले कि मॉडल टेनेंसी एक्ट जो था वो भी पास हुआ है पार्लियामेंट में। तो अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, क्योंकि उसके होने से काफी यूनिट्स, काफी लैंडलॉर्ड्स जो कि पहले अपनी यूनिट्स देते ही नहीं थे, कि उन्हें डर लगता था कि कहीं कोई यूनिट ऑक्यूपाई ना हो जाए और कोई उसको छोड़े ही ना, तो वो आएगी। टेनेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक जो रेंटल डिपॉजिट है उसका एक फिक्स्ड अमाउंट उसमें डिफाइंड है, और कोई भी अगर दोनों के बीच में इश्यूज हैं, उनका उनका जो भी रेजोल्यूशन है उसके लिए काफी अच्छे प्रोसेस बनाए गए हैं। आई थिंक मॉडल टेनेंसी एक्ट भी एक चीज है जिसका फटाफट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सारे स्टेट्स में। शरद जी, बाजार के लिहाज से रियल एस्टेट सेक्टर आपको कैसा लगता है? बाजार तो बहुत ज्यादा उठापटक दिखा रहा है सर। ऐसे मूड माहौल में रियल एस्टेट कंपनियों का ट्रेंड जो हम सुबह स्टडी कर रहे थे, हमारी रिसर्च टीम ने पूरा डेटा निकाल कर रखा है, उसमें एक साल में कोई बहुत बड़े रिटर्न्स मिले नहीं है। क्यों, और आने वाले समय के लिए आउटलुक क्या है शेयर बाजार के लिहाज से? देखिए, लॉन्ग टर्म आउटलुक तो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है एक सर्टेन लेवल पे, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ काफ़ी रैपिड रहेगी ग्लोबल कंपैरिजन में, तो भारतीय रियल एस्टेट भी काफ़ी रैपिडली ग्रो करना चाहिए। तो हमारा व्यू काफ़ी बुलिश है इस स्पेस में, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। पिछले साल भर में जो आप बोल रहे हैं कि रिटर्न्स नहीं आए, उसका रीज़न ये है कि उसके पहले ही जिस तरीके से स्टॉक्स में रनअप आ गया था, और पिछले साल भर में बाजार ने भी कुछ खास नहीं किया, और वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो गई थी ज़्यादातर बड़े काउंटर्स में। बट पिछले साल भर में जिस टाइप की करेक्शन हमने स्टॉक्स में देखी है, मुझे लगता है कि अब वैल्यूएशंस में डिस्कम्फर्ट की जगह बहुत कम रह जाती है, रादर कुछ स्टॉक्स तो काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। अगर नंबर्स की बात करें तो आप समझिए कि रियल एस्टेट मार्केट 2040 तक 65,000 करोड़ होने की उम्मीद है, जो 2019-20 में करीब 12-13 हज़ार करोड़ था। तो सिंपली अगर आप समझे तो यही आपको बता देता है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले 15-20 सालों के लिए। तो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की कंपनीज हैं, बट मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को उन्हीं पे फोकस करना चाहिए जो प्रोफेशनली कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं, और रादर देन रियल एस्टेट लैंड बैंक होल्ड करने के, वो एज अ प्रोफेशनल हाउसिंग यूनिट्स को बना रहे हैं और बेच रहे हैं।